هم كاتبين اسرائيليين بلقنة البلاد العربيه، يعني تفتيت بلقنة مصر، بلقنة سوريا. مصر دايرين لها خريطه تصبح 4 دويلات، سوريا 5 دويلات صغيره، لبنان الصغير هذه قسمينها الى كومونات، دويلات، كنتونات. هذه خريطه موجوده والكلام مكتوب. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद ज़ुनैर और पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान। नाज़रीन, शाम में बशार अल असद की हुकूमत खत्म होने के बाद बहत तहरीम शाम की क़यादत में बागियों की जानिब से असद खानदान की सफारत खाना कहलाई जाने वाली और दहाइयों पर मुहित हुक्मरानी के खात्मे के बाद अब शाम के मुस्तकबिल के बारे में काफ़ी अहम सवालात उठ रहे हैं। बहत तहरीम शाम के रहनुमा अबू मोहम्मद अल जौलाई ने अपने बयानात में शाम को मुत्तहद करने का अहद किया है। ताहम ये बात गैर यकीनी है कि वो इस मकसद में किस हद तक कामयाब हो सकेंगे। दूसरी तरफ अमरीकी वजीर खारजा अंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका ने शाम में साबिक सदर बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क का कंट्रोल संभालने वाले बागी गिरोह बहत तरीन शाम से पहला बाज़ाब्ता राब्ता किया है। ऐसा पहली बार हुआ कि जब अमरीका ने बहत तरीन शाम के साथ बराह रास्त राब्ते की तस्दीक की है। वाज़ेह है कि एच टी एस को अमरीका ने दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया हुआ है और शाम के नए हुक्मरान ग्रुप को अभी तक इस फहरिस्त से इस ग्रुप का नाम नहीं निकाला गया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, ये क्या मामला हो रहा है? शाम में अब किसका कंट्रोल होगा? अमेरिका ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया है, इसराइल ने भी गोलान की पहाड़ियों में यहूदी बस्तियों को ध्वस्त करने के लिए जो है इकदाम उठा लिया है। ये काफी सारे सवाल हैं, तो शुरू करें आप। देखें जी, शाम इस वक्त एक वो कहते हैं ना, दोराहे पे, वक्त के दोराहे पे खड़ा है। और ये जो कहा जा रहा है कि मतलब बीबीसी ने ही कहा कि एक्सपेक्टेड है कि कुछ रियासतें इसमें से निकलेंगी 4 से 5, मैं तो इस पर यकीन नहीं रखता। शाम एज अ कौम, एज अ रियासत एक ही रहेगा, लेकिन ये है कि कुछ एनक्रोचमेंट्स हमने देखी हैं। मसलन गोलान के अंदर जो है इसराइली आगे आए हैं। इसी तरीके से अमेरिकन, आपको पता है कि जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे अभी के नहीं बैठे हुए, 2020 से पहले के बैठे हुए हैं, 20 के बैठे हुए हैं। टर्की का अपना इंटरेस्ट है और आप जानते हैं कि टर्की जो है वो तंग आ चुका है, जो कुर्दिश बगावत है। और जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कतर, तुर्की और जो है अमेरिकन जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया ये जो बागी ग्रुप एचटीएस है। लेकिन एचटीएस भी एक प्रैग्मेटिक ग्रुप है कि एक जब आप रेजिस्टेंस लड़ रहे हो तो उस वक्त आपकी सिचुएशन कुछ और होती है, जब हुकूमत बन रही हो तो काफ़ी तब्दीलियां आती हैं। दूसरी तरफ जब इसराइल की तरफ देखें तो जो ओल्ड सीरिया की आर्म्ड फोर्सेस थी और उनकी जो कैपेबिलिटीज थी 80% से ज़्यादा तबाह हो चुकी हैं। कल आपको पता है कि लटाकिया के ऊपर बॉम्बिंग इतनी सख्त थी कि जब एमुनिशन डंप फटा तो रिक्टर स्केल पे 3 जो है रीडिंग थी, जल्जला आया कि इतना ज़्यादा बुरे तरीके से वहाँ पे, यानी कि उन्होंने एमुनिशन डंप ओल्ड सीरियन आर्मी का किया है। 9-10 के करीब उनके जहाज, फ्रिगेट्स वगैरह वो तबाह हो चुके हैं जो शामी नेवी के थे। उसके अलावा एयर पावर को ख़त्म कर दिया गया है, एयर डिफेंस को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स हैं कि रशियन जो वहाँ पे मौजूद थे बशारुल असद के लिए, वो भी अपना सामान पैक करके वापस रशिया पहुंचा रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि लटाकिया और जो टाटरस की एयरबेस है वो शायद रशियंस खाली ना करें। और इस किस्म का इंडिया थोड़ा सा रशियंस की तरफ से भी आया है, सॉरी सीरियन जो इस वक्त है वो भी आया है कि उन्होंने कहा है कि इस पे बातचीत हो सकती है, इस पे बात होगी, शायद रशिया को ये रिटेन करने की दी जाए। उसकी वजह ये कि इस वक्त जो इजरायली आपको एग्रेशन नज़र आ रही है उसमें वो बहाना ये बना रहे हैं कि हम वो सामान्य हर्ब तबाह करना चाहते हैं कि कल को यही शामी बागी के हमारे लिए दर्द सर ना हो जाए। ऑल दो शामी बागी तो ये कह रहे हैं कि हम तमाम ममालिक जो नेबर ममालिक है उनके साथ अच्छे तरीके से रहेंगे। फिर ये भी बात हो रही है कि इसराइल की एडवांसमेंट जो है वो है ग्रेटर इसराइल के लिए। और नेतन्याहू जो है वो एकदम डबल करना चाहता है जो आगे गोलान हाइट्स के ऊपर के इलाके के अंदर जो इनके सेटलमेंट्स थी। 20,000 पहले के रह रहे थे तो अब उसे 50-60 हज़ार के ऊपर लेके जाना चाहता है ताकि वो एक्टिव डिफेंस हो सके। अब गोलान की अहमियत ये है कि ऊंचा इलाका है और आप अगर गोलान पे काबिज होके बैठे हुए हैं तो दमिश्क तक आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा अहम भी है। और फिर आपको पता है वाटर क्राइसिस, जो कुछ डिस्प्यूट्स भी पहले थे
अब जब बारिशें होती हैं, जरखेज इलाका है, इसके जो ग्राउंड के ऊपर है, बारिशें जब होती है तो वो नीचे पानी जाता है, और वो पानी का जखीरे के ऊपर भी अब इसराइल का एक लिहाज से कंट्रोल हो जाएगा। जबकि टर्की जो है उसने इनिशियली तो ये एक फतह हासिल कर ली, लेकिन मामलात जो है ना, मैं आपको बताऊं कि बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं। अब लेबनान के अमेरिकन साथ क्या होना है अभी? जी जी। लबनान के ऊपर तो अल बसीरिया नाम के गांव के ऊपर हमला शुरू कर दिया है, और लबनान के अंदर हिजबुल्लाह का खात्मा और लबनानी कैपेबिलिटीज का खात्मा तो इनका स्टेट गोल है। और इसी तरीके से आप देख लें कि इसके बाद जो है वो गजा के साथ जो किया है, कल रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 45,000 प्लस कैजुअल्टी 7 अक्टूबर 2023 से अब तक हो चुकी हैं। तो मामला ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल जो सिस्टम है ना, जिसे ये बाइडन साहब रूल बेस्ड सिस्टम कहते हैं, उस पर बहुत से सवालिया निशान बन रहे हैं कि तो मसलन सवालिया निशान तो इस टाइम ह्यूमन बहुत राइट्स बड़ा की जो बन रहा है। तंजीमें हैं, ये इतना बड़ा जो आप बता रहे हैं कि वो ब्लास्ट होने के बाद 3 रेक्टर स्केल पे 3 जो है उसका जल्जला रिकॉर्ड किया गया है। ये ठीक हो क्या रहा है? मतलब है, एक वो तरफ ये क्या रहा है, यूरोपियन देखिए, कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज पीस की बात करती हैं, नोबेल पीस प्राइज दिए जाते हैं, प्राइजेस दिए जाते हैं, उधर लोग वो मर क्या जा हो रहे गया, हैं, मर जा रहे हैं। दुनिया में दो सोचें चल रही हैं, एक कॉलोनियल पावर्स की सोच चल रही है, और एक हम जैसे ग्लोबल साउथ की सोच चल रही है। ठीक है, चाइना और रशिया एक होप बन के सामने आए हैं, ब्रिक्स बना, और ब्रिक्स के अंदर ग्लोबल साउथ में इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नॉर्थ जो पिछले 200 साल से दुनिया और इसके अंदर होने वाले वाकयात और जो काम हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, वो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और चाइना जिस तरीके से आया और 2023 के अंदर 22-23 के अंदर उसने सऊदी अरब ईरान की सुलह करवाई, और बशारुल असद भी अभी पिछले दिनों गया था वहां पे गेम्स के अंदर, और शी जिनपिंग ने उसको रिसीव किया। तो अब हो ये रहा है कि अमेरिका किस तरीके से ये बर्दाश्त करे। वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा वेस्ट के उनकी डोमिनेंस को चैलेंज किया जाए। इसराइल जो है, मैंने आपको उस वक्त कहा था कि इसे दो लेवल पे देखिए आप इसराइल के मसले को। अच्छा, एक हमारा एक लेवल, सवाल बीच में रह गया कि अमेरिका ने जो रब्ता किया अभी वजीर खारजा ने बेहतर तरीन वो यार शाम वो से, राब्ता भाई राब्ता तो बहुत पहले हर वक्त ही राब्ता होता है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है ना। लेकिन बाज़ाब्ता उसकी तस्दीक मैं की है ना एक उन्होंने। छोटी सी बात करता हूँ कि इसी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये खबर आई थी, ये जब इन्होंने तहरी HTS ने एडवांस शुरू किया है कि प्रो ईरान जो कुछ फोर्सेस थी उनके इलाके के ऊपर बॉम्बिंग की अमेरिकन ने, जिसका अल्टीमेटली फायदा तो ही नहीं होना था। अब इसमें ना मैं एक छोटी सी बात करूंगा, एक आपको चीज भेजी, अगर आप यहाँ पे लगा दें तो बड़ा फायदा होगा कि हम जो अरब्स और हम मुस्लिम्स हैं, हमारी सबसे बड़ी खराबी बताऊं क्या है, कि हम एक सच्चाई के ऊपर इकट्ठे नहीं हो पा रहे। هم مصممين على ازاله سوريا ولبنان من الخريطه، تكون حدودهم على تركيا. انا نقول هذا الكلام وتشوف وين تتحقق، في عهدنا ولا في عهد اولادنا. لكن للاسف سيتحقق ان سوريا ولبنان المخطط يقضي بازالتها حتى تبقى حدود ما يسمى باسرائيل مع تركيا مش مع بلاد عربيه. هم كاتبين الاسرائيليين بلقنه البلاد العربيه، يعني تفتيت بلقنه مصر، بلقنه سوريا. مصر دايرين لها خريطه تصبح 4 دويلات، سوريا 5 دويلات صغيره، لبنان الصغير هذه قسمين الى كومونات، دويلات، كنتونات. هذه خريطه موجوده والكلام مكتوب. एक सच्चाई उस साइड की है, एक सच्चाई उस साइड की है। उस सच्चाई के अंदर भी जिस तरह 2 हफ्ते पहले हमारे प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था, उसमें भी वजन है, इसमें भी वजन है, दरमियानी रास्ता हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जिसका असर क्या हो रहा है कि देखो, 1960s के मिड से एक जुल्म का बाजार गर्म था इधर शाम के अंदर। अगर उस लिहाज से उन वाकयात, उन इवेंट्स को देखा जाए तो दिल खुश होता है कि चलो शामी लोगों को जो है आज़ादी मिल गई, उसके बाद जो हमने जेलों की हालत देखी वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ देखो कि क्योंकि हम मुसलमानों के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो जराए हैं, जो लिंक्स है, वो ओपन नहीं है। दूसरी तरफ क्या फायदा हुआ कि बशार के जाते ही जो है इसराइल जो है उसको मौका मिल गया, और वो जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हमास की सूरत में या जो हिजबुल्लाह की सूरत में जंग लड़ रही थी, इसराइल को जो है चैलेंज कर रही थी, अब आपको पता है कि वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब इसराइल के खिलाफ अगर कोई पावर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी तो ईरान है। ईरान को देखो वो खामोश होकर बैठ गया, और अब सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट बारी जो आने वाली है वो ईरान की आने वाली है।
आज हुतीज ने 2 मिसाइल फायर किए हैं, लेकिन अगर ईरान को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है तो हुतीज के पास तो कैपेबिलिटी वो नहीं रहेगी। तो कहने का मकसद ये है कि क्योंकि हम लोगों के, अरबों के, हम मुसलमानों के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो है वो ऊपर नहीं है जराए, तो उसका फायदा किससे हो रहा है? वो मुखालिफ कुव्वतों को हो रहा है। अब हो क्या रहा है, अगर आप इजरायली आर्मी को देखें, वो अपने बाजू पे पैच लगाती है ग्रेटर इसराइल का, जिसके अंदर मदीना तक का एरिया है, और जो है ये नहीं इजिप्ट है, के अंदर सूडान अरब तक का खित्ते के एरिया। अंदर बारी बारी सबकी बारी आनी है। सर बारिश सबकी आनी है, बारिश शुरू हो चुकी है। आपका क्या ख्याल है कि जो इस वक्त खामोश है, तमाशाई बैठे हुए हैं, क्या वो बचेंगे? नहीं। उन्होंने, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी देखें, तो इसराइल ने आगे एडवांस करना है। उसने अपने लिए हर किस्म के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना है। यानी और ग्रेटर बड़े, इसराइल का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। पूरा होना ही होना है। देखो कुछ भी नहीं होना उसमें उसमें। उसमें बात ये है कि भाई तमाम आप दुनिया की फोर्सेस जो है इसकी सपोर्ट में खड़ी हैं। सपोर्ट पे खड़ी हुई है। फोर्सेस क्या है? वेस्ट की फोर्सेस है, उसके अलावा कोई नहीं, जिन्होंने पहले प्रिडिक्ट किया था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का। लेकिन उसमें वो खुद माने थे कि एक सिविलाइजेशन ऐसी है जिसके अंदर पोटेंशियल है बार बार गिर के उठने का, और वो इस्लामिक सिविलाइजेशन है। तो इस्लामिक सिविलाइजेशन तो उठेगी, और वो आप देख रहे हो कि लेकिन किस ये तो तरीके बिल्कुल इस्लाम में है कि ये एक दफा गलबा आएगा इनका। गलबा आएगा। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं आपको उसका यानी कि समराइज करके बता रहा हूँ, कि साहबा से कहा कि तुम लोगों की तादाद जो है, यानी कि मुसलमानों की तादाद सितारों की मानंद होगी, लेकिन फिर भी मार खाओगे। उसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने जब से अपनी नजरियात को इस्लामी नजरिए के ताबे करने की बजाय अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नजरियात पे चलना शुरू कर दिया, तो आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए। जो इधर उधर हुए वो भी दरमियान में डिवाइड हो गए। ठीक है ना? हालांकि आपका रब एक है, आपका रसूल एक है, आपका नबी एक है, आपकी किताब एक है। आप एक तरफ सजदा करते हो, एक ही साइड के ऊपर रुख करके नमाज पढ़ते हो। तो लेकिन क्या यहाँ ये पे यहाँ पे दीन नहीं, इस्लाम मजहब नहीं आ रहा ना, यहाँ पे मफादात की जंग आ रही है। मफाद आ रहा है? देखो वो बात की है कि ये चाहे वो कोई भी यानी कि रिलीजन हो, रिलीजन को ज्यादातर एलीट अपने मफाद के लिए जो है ना एज अ टूल इस्तेमाल करती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो आगे हालात चल रहे हैं, जो मुझे नजर आ रहा है, तो इसके अभी आगे बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। शाम को ये अब स्टेबल नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर स्टेबल हो जाता है, अब एक ये भी बात की जा रही है कि जो फलस्तीनी रेफ्यूजीज हैं, ये वेस्ट बैंक के और जो गजा के अंदर है, इनको धकेला जाएगा, शाम में आबाद किया जाएगा। यानी ठीक है आपने ना? जो पहले बात की है शाम की, जो है तकसीम हो जाएगी। तकसीम नहीं होगी। शाम को एक कमजोर ममलिकत के तौर पे रखा जाएगा, नया मुल्क नहीं बनेगा कोई। अच्छा। लेकिन जो कुछ मालिक है जिस तरह इसराइल है, वो अपने आप को थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करेंगे। लेकिन शाम एज अ रियासत जो है, उसी तरीके से रहेगा जो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। रियासत रहेगी, लेकिन उसे कमजोर कर दिया जाएगा। अब उसके अंदर आप देखो ना, वेरिएबल्स कितने हैं। कुर्द हैं, कुर्द और तुर्कों के दरमियान लड़ाई है। ठीक है, फिर आपको पता है कि मसलकी बुनियाद में हमारे अंदर लड़ाई है। अच्छा, फिर मसलक के अंदर आ जाते हैं तो फिर आपकी आइडियोलॉजी की बेस पे लड़ाई है। वो लड़ाई, उसको एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? उसे इसराइल कर रहा है, उसे आलमी ताकतें कर रही हैं। मसला अखवानुल मुस्लिमीन और सल्फियों के दरमियान लड़ाई है। फिर अखवान और सल्फी मिला लें तो आपकी फिर दूसरी साइड पे लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर नस्ल परस्ती पे आपकी, अगर आप देखें 2003 के अंदर जब अमेरिका आया है, उससे पहले क्या सिस्टम चल रहा था मिडल ईस्ट के अंदर? कि मोनार्क्स थे या अरब नेशनलिस्ट थे। ठीक है, अरब नेशनलिस्टों में जो बच गए थे, मसलन बशार बच गया था, या आपका जो है यहाँ पे अरब रियासतों के अंदर थे जो प्रो अमेरिकन थे, और दूसरे प्रो रशियन, रशिया थे, सोवियत यूनियन। जब अमेरिका 2003 में आए तो हमने एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है रीजनल ऑर्डर में देखा, कि अब एक तरफ तो अरब नॉन अरब के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, दूसरा फिर मसले की बुनियादों में विद इन अरब जो है ना, वो भी जो है वो आना भी शुरू लड़ाई हो। हो रही है। इसका फायदा किसे हुआ? इसका अच्छा। फायदा ये हुआ कि मुसलमान तो मारा जा रहा है, लेकिन इसराइल जो है वो एज अ बैलेंसर के तौर पे मजीद ताकत पकड़ रहा है, क्योंकि अब उसे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि उसके आगे फिर शिफ्ट हुई। इन द मीन वाइल जब आपका चाइना आता है, तो चाइना जो है किसी हद तक जो है उन चीजों को रोकता है, ईरान की और सऊदी अरब की सुलह करवाता है। इसी तरीके की आज की खबर थी कि बहरीन और ईरान के भी हुए हैं, और ताल्लुकात नॉर्मल उधर भी हो रहे हैं। बड़ी जबरदस्त, ये चाइनीज को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। अच्छा, इस सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा अगर यार जब ईरान पे पाकिस्तान, अटैक होता है, इन केस इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ये होता है? देखो, पाकिस्तान के लिए तो बहुत से खतरात जन्म ले चुके हैं। ठीक है,
इंटरनेशनल स्टेज पे जिस तरीके से हो रहा है, आप अगर एक पैटर्न देखो कि इराक में पोटेंशियल था, तबाह कर दिया। सीरिया में पोटेंशियल था, तबाह कर दिया। अपनी गलतियां थी जिसकी वजह से तबाह हुआ। अब वो मैं कहता होता हूँ कि जो वायरस आप पे तभी हमला करता है जब आपकी अपनी अंदर की इम्यूनिटी लो। अगर अंदर की इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है ना, तो ये छोटे मोटे वायरस बैक्टीरियाज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। ईरान, अगर खुदा ना खास्ता वहां पे रजीम चेंज हो जाती है, जो कि अमेरिका और इसराइल आप कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए बहुत सी वल्नरेबिलिटीज जो है ना वहां पे पैदा हो जाएंगी। क्योंकि यही ताकतें हैं, आपको पता है कि वो सुबाइयत के पीछे भी है हमारे, जो है जिनके नाम कभी कभी आते हैं। इसी तरीके से इंडिया आपका जो है वो शेर हो जाएगा। जैसे ही हमारी वो जो इकोनॉमी ऑफ फोर्स टूटती है, कि हम एक जगह के ऊपर कंसंट्रेट करने की बजाय हमें दोनों साइडों पे देखना पड़ता है, तो वो कंसंट्रेशन तो नहीं रहती ना। इंडिया उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है, उसके अंदर जो चाइना और अमेरिका की कोल्ड वॉर है, वो तेज हो सकती है। तो हमें तो बहुत ज्यादा सोच समझ के जो है ना चलना होगा, और हमें अपने मफादात को देख के उनको प्रोटेक्ट करने की अभी से अवाम को शऊर देना होगा कि यार खुदा के बंदो, ठीक है पिछले 70-80 साल तक तुम लोग फोकस नहीं रहे, अब पाकिस्तान पे फोकस कर लो और इसको मजबूत कर लो। जब तक हम लोग सिंध सरहद, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर, हम ये हैं, तो हमें कोई नहीं कर सकता, हमारा बाल नहीं बीका कर सकता। लेकिन अगर हम अपने आप को खुद डिवाइड करने लग जाएंगे पॉलिटिक्स की बुनियाद पे, सुबाइयत की बुनियाद पे, और हमारे जो वो क्या कहते हैं ना आकबत अंदेश जो लीडर्स हैं, वो अपनी सियासत के लिए हमारे अंदर मजीद दरारों का बायस बनेंगे, तो आप देख लो कि फिर आगे क्या हालात होंगे। हमें बहुत सोच समझ के अब कदम बढ़ाना होगा और हमें फोकस होना पड़ेगा। अच्छा बिलाल साहब, ये जो इसके साथ एक आपने कहा कि वायरस जब अंदर से उठता है तो इम्यून सिस्टम तबाह हो जाता है। हमारी फौज को जो है बदनाम किया जा रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो रहा है। वो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। पिछले दिनों में देख रहा था कि लंदन में एक ट्रक पे खड़े होके पाकिस्तानी फौज के खिलाफ वीडियो चल रही थी। मतलब ये भी उसी का हिस्सा है कि अंदर से ही इसको तोड़ दें। पाकिस्तान जब उम्मत के अंदर देखते हैं, तो ये उम्मत के अंदर एक मजबूत बाजू है। आपको याद होगा कि फलस्तीन के अंदर भी पाकिस्तान के हक में मुजाहरे हो चुके हैं कि वो देख रहा है, अगर फलस्तीनी भी देख रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि जब सबकी मुसलमानों की उम्मत का महवर जो है वो हम है, तो हमें खुद मजबूत, हम इस वक्त देखो, जज्बात से बात नहीं चलती है, आपको बड़ी हिकमत के साथ आगे चलना पड़ता है। हमें उस हिकमत को अपनाना है। और जो उभरते हुए खतरात हैं, जो हमारे रीजन के भी हैं और रीजन से बाहर के भी हैं, मिडल ईस्ट से भी, उनके लिए अपने आप को तैयार करना है। और उसके लिए क्या है, उसमें जो है मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया का बड़ा अहम किरदार है, हमारे सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादा लाइक्स के लिए या ज्यादा रेटिंग्स के लिए तो हम वो किरदार नहीं अदा कर पा रहे हैं। हमारे हम मनफी इंटेलेक्चुअल किरदार अदा कर रहे हैं। मनफी कहूंगा, कई दफा बड़े मनफी हो जाते हैं, तो हमें उस साइड बिल्कुल पे ठीक है। करना पड़ेगा। दूसरी बिल्कुल बात, ठीक है। जो ग्रेटर इसराइल की बात है ना, तो ग्रेटर इसराइल की पिछले प्रोग्राम में भी किया था कि एक सोच जो है वो जो फनेटिक जूस हैं, जायनिस्ट हैं, उनके दिमाग में चल रही है कि उनका मसीह आने वाला है, क्योंकि बिब्लिकल प्रोफेसीज हम्म। हैं, वो भी इस चीज की तरफ, आर्मागेडन की ये तरफ जो है ये इशारा मजहब करती की है। जंग है उनके लिए। मजहब देखो, फिर मैं कहूंगा कि मजहब को भी एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जायनिस्ट वो भी हैं जो मुसलमानों के साथ मिलके, जो जायनिस्ट कह रहा हूँ, सॉरी, जूस वो भी हैं जो बड़े बड़े एंटी जायनिस्ट जो है मुसलमान के साथ मिलके मुजाहरे कर रहे हैं, बिल्कुल है। सारे बहुत कर सारे रहे हैं। ज्यूश हैं जो इसके खिलाफ हैं। मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो है ना, हमें एक दूसरे के साथ कंपैशन और मंजिल पे नजर रखनी होगी। मेरा अपना मानना ये है कि अगर मंजिल के ऊपर नजर हो ना, तो अगर कोई उस सड़क से जा रहा है, कोई सड़क से जा रहा है, तो ये बेमानी हो जाता है। असल मोहब्बत तो आपकी जो है ना मंजिल की तरफ होनी चाहिए, और मंजिल खुदा की राह, खुदा की रजा है, उसके रसूल की रजा है। तो अगर बिल्कुल मुसलमान बेशक। सड़क पे चलने लग जाएं और उनकी नज़र मंजिल पे हो, तो एक दूसरे की जो छोटी छोटी कोताहियां उस पर नजर नहीं होगी। तो हमें ये सोचना है कि क्या खुदा की रजा किस चीज़ में है, और खुदा की रजा इस चीज़ में है कि कुल्लु मुस्लिमों मिल्लतुल वाहिदा, हम सब मुसलमान एक वाहिद बेशक मिल्लत हैं। ठीक है, बेशक हमें ये भी बेशक सोचना बेशक। पड़ेगा कि अरब अजम ये सब एक दिखावे की हैं, ये सिर्फ पहचान के लिए। असल जो हमारी पहचान है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेशक कोई शक नहीं है इसके। हाँ, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। अब देखना यह है कि क्या अरब रियासतें आपस में मुत्तहद होती हैं, नहीं होती हैं, या ना कि
एक एक करके सबकी बारी आती जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।